आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वो ये है कि ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। किसी भी अभ्यर्थी के लिए ऑप्शनल का चुनाव काफी एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। तो इस पूरे वीडियो की शुरुआत छात्र के कथन के साथ करते हैं कि वी आर आवर ओन चॉइसेस, यानी कि ऑप्शनल का चुनाव हम लोग जिस प्रकार करते हैं, जिस तरीके से करते हैं, वो हमारे सफलता में एक बहुत ही निर्णायक होता है और हमारी सफलता को काफी हद तक प्रभावित करता है। तो कुछ पॉइंट्स को देखेंगे इस वीडियो में, कुछ फैक्ट्स को देखेंगे एंड तब हम लोग देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को ऑप्शनल के तौर पर लिया जाए और किस सब्जेक्ट को न लिया जाए। मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि यहां पर आप सभी अभ्यर्थियों के लिए इसका चुनाव अलग अलग हो सकता है। आप सभी अभ्यर्थी इसका चुनाव अपने आधार पे, इन जितने भी आधार मैं दे रहा हूं, इन सभी आधारों को देखकर तब आप ऑप्शनल का चुनाव करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसके महत्व के साथ। तो महत्व जो है वो इस बात से पता चलता है कि बीपीएससी के अंदर टोटल जो मार्क्स होता है उस मार्क्स का 29.41% जो है वो ऑप्शनल से आता है। जी हाँ, 29.41% आप जो है बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ कहां से प्राप्त करते हैं? ऑप्शनल से प्राप्त करते हैं। तो ये जो ऑप्शनल का चुनाव है, ऑप्शनल का जो चयन है, ये आपके सफलता को काफी हद तक क्या करता है? निर्धारित करता है। तो समझते हैं कि हमें ऑप्शनल का चुनाव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे इसका चुनाव करना चाहिए। तो मैं इस टॉपिक का नाम दे रहा हूं कि ऑप्शनल का चुनाव करने के लिए क्या क्या करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ ये पैरामीटर्स दूंगा और इस पैरामीटर्स के बाद आपको कुछ एक्सरसाइज करना होगा एंड तब हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शनल का चुनाव कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो सिलेबस है, इस सिलेबस को डाउनलोड करिए। ठीक है, सिलेबस को आपने डाउनलोड कर लिया। इस सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल सारे विषयों को देखिए, जितने भी विषय वहां पर दिए गए हैं, इन सारे विषयों का एक बार आप अवलोकन कीजिए। इसके बाद सबसे जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आप सबसे पहले उन सभी विषयों को हटा दीजिए जिन विषयों का आप निश्चित रूप से चुनाव नहीं करेंगे। समझिएगा मेरी बात को। मतलब ये है कि ऐसे मान लीजिए कि कोई एक ह्यूमैनिटी का विद्यार्थी है, ठीक है, और उस ह्यूमैनिटी का जो विद्यार्थी होगा वो निश्चित रूप से वो मेडिकल साइंसेस को नहीं लेगा। ठीक है, इसी प्रकार से कोई इंजीनियरिंग का अभ्यर्थी जो है वो निश्चित रूप से कॉमर्स का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसको नहीं लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम उन विषयों को मार्क कीजिए। ठीक है, जिनको वैकल्पिक विषय के तौर पे आप निश्चित रूप से नहीं चुनेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में यह करना है, निश्चित रूप से नहीं चुनेंगे। ठीक है, पहला तो काम ये करना है। इसके बाद जो सब्जेक्ट्स बच गए, मुझे लगता है कि इतना करने के बाद आपके पास मैक्सिमम 8-7 सब्जेक्ट होगा जो कि बच जाएगा और रेस्ट जो भी सब्जेक्ट है, 15 सब्जेक्ट्स जो हैं, 15 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनका चुनाव आप निश्चित रूप से नहीं करेंगे। तो पहला इस स्टेप के बाद आपका जो 15 जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका आप चुनाव निश्चित रूप से नहीं करेंगे वो अलग हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि डिफरेंट पैरामीटर्स पर अपने सभी टॉपिक्स को, अपने सभी विषयों को बैठाना है और इन सभी पैरामीटर्स की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो जो सबसे पहला जो पैरामीटर मैं लूंगा वो होगा आपकी पृष्ठभूमि, यानी कि बैकग्राउंड। अब समझिएगा इसको, ये जो बैकग्राउंड है आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका जो बैकग्राउंड है वो आपका बैकग्राउंड है साइंस सब्जेक्ट से। तो इस साइंस सब्जेक्ट से अगर आपका बैकग्राउंड है तो निश्चित रूप से आप कॉमर्स तो नहीं लेंगे,
आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? आपके पास पहला ऑप्शन है कि या तो आप साइंस के सब्जेक्ट को लेंगे या फिर जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं इसको आप लेंगे। यही दो ऑप्शंस आपके पास हैं। इसी प्रकार से अगर कोई कॉमर्स का छात्र है तो इस कॉमर्स के छात्र के पास भी दो ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शन है कि या तो वो कॉमर्स लेगा या फिर वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को लेगा। उसी प्रकार से कोई अगर इंजीनियरिंग का छात्र है तो इसके पास भी क्या ऑप्शंस है कि या तो वो अपना इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लेगा। मान लीजिए कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र है तो वो अपना सब्जेक्ट लेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर वो कोई ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेगा। ऐसा 99.99 केसेस में देखा गया है कि अगर वो कॉमर्स का छात्र है तो वो क्या नहीं लेगा, वो मेडिकल साइंस नहीं लेगा। तो ये आपके पास ऑप्शंस बचते हैं। दूसरा, अगर कोई ह्यूमैनिटीज का छात्र है तो वो क्या लेगा, वो ज्यादातर ऐसी संभावना रहती है कि वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को ही लेगा। अब समझते हैं कि ये जो आपके पास क्या हो गया, एक सीक्वेंस आ गया कि मुझे साइंस या ह्यूमैनिटीज लेना है, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज लेना है, इंजीनियरिंग या ह्यूमैनिटीज लेना है, और ह्यूमैनिटीज के छात्र के लिए वो ह्यूमैनिटीज लेगा, मेडिकल साइंस के छात्र के लिए वो मेडिकल लेगा। ठीक है, मेडिकल साइंसेस को लेगा। ये सारे आपके पास अब ऑप्शंस बच गए कि हाँ, ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को मैं लूंगा या फिर साइंस के सब्जेक्ट को लूंगा। अब थोड़ा ये सबसे पहला जो हो गया वो रेक्टिफिकेशन हो गया। अब थोड़ा सा और रेक्टिफाई करते हैं। तो थोड़ा जो रेक्टिफाई करेंगे इस बैकग्राउंड के बाद, ये सबसे क्या होगा, सबसे फर्स्ट पैरामीटर होगा। इसके बाद जो ये करेंगे, जो हम लोग सेकेंड रेक्टिफिकेशन करेंगे वो करेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, यानी कि रुचि के आधार पे। समझिएगा बातों को, रुचि के आधार पे। अब देखिए, समझिएगा कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, आपने साइंस भी लिया है और साइंस या ह्यूमैनिटीज में से कोई एक सब्जेक्ट को चुना है, तो हो सकता है कि आपको जो है ना इंटरेस्ट कहां पे हो, साइंस में हो, साइंस के किसी सब्जेक्ट में, लेटर सपोज कि फिजिक्स में हो। ठीक है, और ह्यूमैनिटीज के छात्र के लिए ऐसा संभव है कि उसका जो इंटरेस्ट हो वो कहां पे हो, ह्यूमैनिटीज के किसी दो सब्जेक्ट पर, मान लेते हैं कि हिस्ट्री पे हो एंड ज्योग्राफी पे हो। इन दोनों सब्जेक्ट पर उसका इंटरेस्ट है। तो अब क्या, अब जो ह्यूमैनिटीज के जो रेस्ट सब्जेक्ट थे वो रेस्ट सब्जेक्ट क्या हो गए, आपसे अलग हो गए। उसी तरीके से साइंस के जो रेस्ट सब्जेक्ट थे तो वो अलग हो गए, ह्यूमैनिटीज के जो रेस्ट सब्जेक्ट थे वो भी अलग हो गए। इस प्रकार जो सेकंड जो पैरामीटर है, वो सेकंड पैरामीटर ये बोलता है कि आप इंटरेस्ट को लीजिए और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कीजिए, सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए। तो सेकंड पैरामीटर ये हो गया। थर्ड पैरामीटर, जो नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है उसको मैंने बताया कि वो है आपका रिसोर्सेज। अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास फैकल्टीज अवेलेबल हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं, आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी चीज अगर आपके पास अवेलेबल है एंड उस रिसोर्सेज की प्रामाणिकता है, तब आप क्या कर सकते हैं, एक रिसोर्सेज को जो पैरामीटर मानेंगे वो आपका होगा थर्ड पैरामीटर, एंड इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर मेरे अकॉर्डिंग लगता है वो ये है कि परफॉर्मेंस ऑफ सब्जेक्ट इन लास्ट 3 years। अब इसको समझते हैं। देखिए, कोई ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसकी परफॉर्मेंस लास्ट 3 years से बहुत अच्छी नहीं हो, या कुछ ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसका की परफॉर्मेंस लास्ट 3 years से काफी अच्छा रहा हो। तो पहले हमें उस बात को समझने की आवश्यकता है कि क्यों उस विषय विशेष का परफॉर्मेंस काफी अच्छा नहीं रहा है।
अगर हम लोग देखें तो एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो LSW जो सब्जेक्ट है बीपीएससी के अंदर, उसका आप देखेंगे कि 60, 62 एंड 63, 64 में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अभ्यर्थियों की, मैं सभी अभ्यर्थियों का बात नहीं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा अभ्यर्थियों का जो है ना वो जो मार्क्स दिया गया है वो मार्क्स एक एवरेज मार्किंग के तौर पर आप देख पाएंगे। तो अब इसके कारणों का पता लगाइए। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब वो सब्जेक्ट खराब हो गया, वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उससे भी सिलेक्शन होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन आज भी होता है। लेकिन क्या कारण है कि इसमें ज्यादातर अभ्यर्थियों के जो मार्क्स हैं वो मार्क्स आपको एवरेज मार्क्स दिए जा रहे हैं, औसत मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो जब आप इसके कारणों का पता लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सारे अभ्यर्थी नए जो भी अपडेट्स आए हैं उन अपडेट्स को उन्होंने अपडेट किया नहीं है अपने नोट्स में, वो प्रॉपर जो पुराने नोट्स हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप ये करेंगे और अगर आप ये अपडेट करने में सक्षम नहीं है, सक्षम मतलब कि आपके पास उतना समय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो कि वर्किंग हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो फिर से इसको अपडेट भी करें, सारे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ें। तो वैसे अभ्यर्थियों से मैं यह कहना चाहूंगा कि आप देखकर ऐसे सब्जेक्ट्स को ना लें जो कि डायनेमिक हो, ठीक है, जिनके पास समय का अभाव है, ठीक है, जिनके पास समय का अभाव है। उन समय के अभाव में पहले तो आप परफॉर्मेंस चेक कर लें एंड परफॉर्मेंस चेक करने के बाद इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो ये जो डायनेमिक सब्जेक्ट होता है, ये डायनेमिक सब्जेक्ट में मार्क्स तो अच्छे आते हैं, लेकिन अगर हो सकता है कि कोई आप जो नोट्स पढ़ रहे हो उसके बाद भी काफी सारा अपडेट हुआ हो, तो और आपके पास, आप चूंकि वर्किंग हैं तो आपके पास उतना समय नहीं है, आपके पास समय अभाव है, जिस समय अभाव के कारण आपने उसे अपडेट नहीं किया है, तो इसमें ज्यादातर संभावना है कि आपके मार्क्स कम आएंगे। समझ रहे हैं? तो ये जो फोर्थ पैरामीटर जो मैं देखता हूं वो ये देखता हूं कि परफॉर्मेंस ऑफ सब्जेक्ट इन लास्ट 3 इयर्स, एंड वो जो लास्ट 3 इयर्स में जो परफॉर्मेंस है वो किस कारण से नहीं हुआ है, इसके कारणों को भी जानना काफी आवश्यक है। नेक्स्ट जो पैरामीटर मैं देखता हूं उस पैरामीटर का नाम है कि वो सब्जेक्ट अंकदायी है या नहीं है। अब देखिए, कोई भी सब्जेक्ट अंकदायी या फिर कम अंकदायी नहीं होता है बहुत ज्यादा, लेकिन ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके मीडियम पे भी, ठीक है, मीडियम पे भी डिपेंड करता है, आपके माध्यम पे भी डिपेंड करता है कि उस माध्यम से हो सकता है कि उस सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो थोड़े कम आ रहे हों। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताना आपको चाहूंगा कि अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं या फिर अगर आप ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट लेते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं और उसको हिंदी माध्यम से लिखते हैं यूपीएससी के अंदर, तो ज्यादातर देखा गया है कि ज्यादातर ऐसे जो अभ्यर्थी होते हैं वो असफल रहते हैं, उनको मार्क्स जो है काफी कम आता है। तो नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो ये है कि आपके माध्यम के अकॉर्डिंग वो जो विषय है वो विषय अंकदायी है या नहीं है। अगर ये ऐसा नहीं है, अगर आपके माध्यम के अकॉर्डिंग वो विषय अंकदायी नहीं है, तो आप ऐसे विषयों को लेने से बचें। नेक्स्ट जो पैरामीटर मैं देखता हूं उस पैरामीटर का नाम है कि वो जो सब्जेक्ट है वो आपके जीएस के साथ ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझिएगा, वो जो सब्जेक्ट है वो आपके जीएस के साथ, अब ये यहां पर जो है ये काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप हिस्ट्री को लेते हैं तो हिस्ट्री डेफिनेटली जीएस के अंदर ओवरलैपिंग है। अगर आप इकोनॉमिक्स को लेते हैं तो ओवरलैपिंग है। अगर आप ये पॉलिटिकल साइंस को लेते हैं तो वो ओवरलैपिंग है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि फिलॉसफी, तो वो बीपीएससी में आपको कहीं पे आपके जीएस के अंदर काम नहीं आएगा। सोशियोलॉजी तो वो भी काफी कम जगहों पे काम आता है, एक आध कहीं पे हो गया तो हो गया। तो ये एक पैरामीटर के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट आपका ओवरलैपिंग है या नहीं है, तब आप उस सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो पैरामीटर मैं देखता हूं उस पैरामीटर का नाम है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट भी है जो कि काफी इंटरेस्ट भी है आपको, वहां पर मटेरियल्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन सब्जेक्ट ही काफी बल्कि है
है ना, एंड आपके पास सब्जेक्ट काफी बल्कि बहुत बड़ा है एंड आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस सब्जेक्ट से किसी भी अभ्यर्थी ने सफलता नहीं प्राप्त की होगी, लेकिन आपके पास समय का अभाव है। आप कोई वर्किंग जगह पर कहीं पे वर्किंग है या फिर किसी कारण से आपके पास समय का अभाव है, तो आप टाइम मैनेजमेंट को भी चेक कर लें एंड टाइम मैनेजमेंट को चेक करने के बाद फिर आप क्या करें, तभी उस विषय को लें। अब इन सभी सब्जेक्ट का जब हॉलिस्टिक अप्रोच से देखने के बाद जब मैं देखता हूं तो मुझे कुछ ऐसे सब्जेक्ट नजर आते हैं जिसके बारे में मैं आज चर्चा करना चाहूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट है जो कि अभ्यर्थियों को ले लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। इन सभी पैरामीटर्स को एक बात याद रखिएगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप चाहें तो हो सकता है कि आपको आपका ओपिनियन इससे अलग भी हो, आपके विचार इससे अलग हो, या ये भी हो सकता है कि आपको जो मैं बता रहा हूं इसके उलट भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाए, लेकिन ये मैं अपने खुद के विचार से कह रहा हूं और आप उसको देखेंगे। तो इन सभी पैरामीटर्स को चेक करने के बाद कोई एक अभ्यर्थी जो कि पहली बार ये ऑप्शनल का चुनाव कर रहा है, वो अब सारे ऑप्शनल से अनभिज्ञ है, तो ऐसे अभ्यर्थी के लिए मैं ये सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहूंगा वो रखना चाहूंगा लिटरेचर को, ठीक है। कोई भी लिटरेचर से अगर आप, ठीक है, तो जो लिटरेचर है, कोई भी लिटरेचर हो सकता है, जैसे कि वो हिंदी लिटरेचर हो सकता है ना, या फिर मैथिली हो सकता है, या फिर उर्दू हो सकता है, या फिर संस्कृत हो सकता है। अगर ये सारे जो लिटरेचर हैं, इन सारे लिटरेचर में से अगर आप किसी के साथ काफी ज्यादा फैमिलियर हैं तो आप इन सभी सब्जेक्ट्स को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखें। अगर आप फैमिलियर हैं, जैसे कि कभी आपने अगर हिंदी साहित्य से पढ़ा है ग्रेजुएशन में, ठीक है, अगर आप मैथिली क्षेत्र से आते हैं या फिर संस्कृत पर आपकी ठीक ठाक पकड़ है, थोड़ा कम भी पकड़ है, फिर भी आप इसको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसका जब प्रिपरेशन करेंगे तो चीजें जो हैं वो धीरे धीरे, बस आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी है या नहीं भी जानकारी है तो आप हिंदी को तो एटलीस्ट हिंदी साहित्य को तो रख सकते हैं, और 3 से 4 महीने में 5 महीने में आप इसके सिलेबस के ऊपर अच्छी पकड़ हासिल कर सकते हैं। तो पहला जो चीज है वो है आपका लिटरेचर। जो दूसरे जो सब्जेक्ट्स को मैं लेता हूं वो ऐसे सब्जेक्ट्स को मैं लेता हूं जिसका कि यूज कहां पे है, ऑप्शनल के साथ साथ जिसका जीएस के अंदर यूज है, जैसे कि हिस्ट्री, इतिहास। तो इतिहास जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, छात्र होते हैं, इनकी पहले से कुछ ना कुछ समझ पहले से विकसित रहती है, वो इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। इसी तरीके का जो दूसरा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है आपका भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, ठीक है। इसी तरीके का एक और जो सब्जेक्ट है वो है आपका राजनीति विज्ञान, है ना। तो ये जो सब्जेक्ट है, लेकिन राजनीति विज्ञान के साथ क्या समस्या है कि ये काफी डायनेमिक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप इसको लेने से बचे, या फिर अच्छे गाइडेंस का अभाव, अगर दोनों में से कोई एक चीज अवेलेबल है तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट जो सेकंड लिस्ट में मैं रख रहा हूं वो रख रहा हूं इतिहास को, भूगोल को और राजनीति विज्ञान को। ये तीनों ही सब्जेक्ट जो हैं वो, और इसके साथ आप इकोनॉमिक्स भी रख सकते हैं, अर्थशास्त्र भी। ये 4 जो सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट्स में आपको जीएस में भी मदद मिलेगी और आप कुछ ना कुछ इसके बारे में अपने 10th स्टैंडर्ड तक, 11th 12th स्टैंडर्ड तक आप काफी कुछ इसके बारे में जानते रहते हैं, तो ये सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड पोजीशन पर मैं सब्जेक्ट्स रख रहा हूं वो सब्जेक्ट्स हैं आपको जो कि थोड़े से नए सब्जेक्ट्स हैं, जो कि पहले नहीं पढ़े जाते हैं। इन सब्जेक्ट्स में जो सब्जेक्ट है वो है आपका दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, है ना, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, पवेड, लोक प्रशासन, ठीक है। इसके बाद है आपका एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान, और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अब समझिए कि कोई जिसने इससे पढ़ा हुआ है, बायो से पढ़ा हुआ है, तो वो मानव विज्ञान ले सकता है,
इस तरीके से ये जो पैरामीटर्स हैं, इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग मैंने कुछ सब्जेक्ट्स का नाम आपको बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, एंड इस जो कि आप ले सकते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, इसके अलावा एक सब्जेक्ट जो बीपीएससी के अंदर काफी ज्यादा चर्चित रहता है, उस सब्जेक्ट को कहा जाता है LSW, एंड ये सब्जेक्ट के ऊपर ये है कि अगर आपके पास ये सब्जेक्ट को भी मैं यहां पर रखूंगा किसके अंदर, इसी कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ये सब्जेक्ट का थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा कम है। और इस सब्जेक्ट में पहले तो ऐसा होता था कि लोग गेस करके भी चले जाते थे और उतने ही क्वेश्चंस आगे पीछे करके आते थे, लेकिन अभी जो रिसेंट जो ट्रेंड्स देखा गया है, इसमें अगर आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आप इस सब्जेक्ट में भी काफी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अगर नहीं मेहनत कर पाते हैं तो इस सब्जेक्ट के अंदर उतने मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप पके पकाए नोट्स के ऊपर रिलाई करते हैं तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। दर्शन शास्त्र के बारे में मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि काफी अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपको अमूर्त बातें समझ में नहीं आती है, जैसे आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, तो आप नहीं लीजिए। अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में, इन टॉपिक्स के ऊपर इंटरेस्ट है तो यह सब्जेक्ट आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, मार्क्स भी अच्छे आते हैं। समाज शास्त्र जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मतलब आपके रोजमर्रा की जिंदगी से भी काफी रिलेटेड होता है, तो काफी आसान समझा जाता है, लेकिन ये भी एक तरीके का डायनेमिक सब्जेक्ट है और इसमें कई सारे जो अपडेट्स आते रहते हैं, उसके साथ आपको अपडेट करना होगा। ये दर्शन शास्त्र क्या है, ये भी इतिहास की तरह एक स्टैटिक सब्जेक्ट है। इसमें भी महात्मा बुद्ध ने जो बोला, जो उनकी फिलॉसफी थी, वो अभी चेंज नहीं होने वाली है। महावीर जैन की जो फिलॉसफी थी वो चेंज नहीं होने वाली है। तो जो दर्शन शास्त्र है, वो दर्शन शास्त्र एक इतिहास की तरह का विषय है, जिसके अंदर आपको इतिहास नहीं पढ़कर उनके विचारों को पढ़ना होता है, उनके दर्शन को पढ़ना होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने ऑप्शनल के रूप में चर्चा किया है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा और आपके समस्याओं का समाधान करने में ये वीडियो सक्षम हो पाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, है ना। मैंने पहले वाले वीडियोस में भी आपको अपने नंबर्स दिए हुए हैं, और भी आप कहीं से भी हमारे परफेक्शन IAS का नंबर लेकर डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।